हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रेड की एक और थ्योरी पढ़ने वाले हैं और ये थ्योरी भी प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है जो कि लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की कोई थ्योरी पढ़ते हैं, ये बात हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी, तो हम कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द बेसिस फॉर ट्रेड। जब दो देशों के बीच में ट्रेड होता है या दो फर्म्स के बीच में ट्रेड होता है या दो स्टेट के बीच में ट्रेड होता है तो उसका आधार क्या है, क्या बेस है उसका। दूसरा सवाल ये है, व्हाट आर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। जब दो देशों के बीच में ट्रेड होता है तो गेन्स कैसे जनरेट होते हैं, लाभ कैसे उत्पन्न होते हैं, और जब वो लाभ उत्पन्न होते हैं तो उनको दो देशों के बीच में कैसे बांटा जाता है, ये सवाल। और तीसरा है, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ ट्रेड। व्यापार का स्वरूप क्या होगा। इससे मतलब ये होता है कि कौन सा देश किस कमोडिटी का एक्सपोर्ट करेगा और किस कमोडिटी का इंपोर्ट करेगा। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने थ्योरी डिस्कस की थी वो एडम स्मिथ की थी, जो कि लॉ ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज पर आधारित थी। ये बुक एडम स्मिथ की बहुत प्रसिद्ध है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी। और इसी में इन्होंने लॉ ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात की थी। तो लॉ ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये उसी पर आधारित है, अगर वो हमें क्लियर हो जाती है तो ये हमें और अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए, जो हमने पिछली थ्योरी जो पढ़ी है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इंटरनेशनल ट्रेड की, उसमें क्या है कि दो देश है ए और बी, ठीक है। तो जो देश ए है, पहले ए की बात करते हैं। देश ए को, ये जो देश ए है, इसको एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। देश ए को एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और वाई कमोडिटी, ये वाली जो है, इसके प्रोडक्शन में इसे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। यानी कि अगर वो एक्स प्रोड्यूस करता है तो उसे फ़ायदा होता है, एक्स के प्रोडक्शन में उसको निरपेक्ष लाभ प्राप्त होते हैं, और वाई के प्रोडक्शन में उसे निरपेक्ष हानि प्राप्त होती है। जो दूसरा देश है बी, इसको वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में, देश बी को वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ठीक है, लेकिन इसको एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। यानी कि अगर वो वाई प्रोड्यूस करता है तो उसको निरपेक्ष लाभ प्राप्त होते हैं, और अगर वो एक्स प्रोड्यूस करता है तो उसे निरपेक्ष हानि होती है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो देश ए है वो एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करता है, ठीक है, और जो देश बी है वो वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है, वो एक दूसरे के साथ इन कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और ये जो ट्रेड है ये दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल होता है। अब ये जो थ्योरी दी गई थी ये 1776 में दी गई थी। 1776 के लगभग 40 साल के बाद ब्रिटेन के ही बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं डेविड रिकार्डो। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम यहाँ पर ये है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। 1817 में ये बुक लिखी गई थी, जिसमें इन्होंने अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी इसमें दी थी। कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी क्या कहती है, देखिए यहाँ पे पहले हम इसको लिख लेते हैं पूरे को। इसमें क्या बात लिखी है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये बात लिखी है कि जो देश ए है, ए
इसको दोनों ही कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में एक्स और वाई दोनों ही कमोडिटी के प्रोडक्शन में इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज होती है। ध्यान रखना, आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज होती है, निरपेक्ष लाभ प्राप्त होती है देश बी के मुकाबले। कहने का मतलब ये है कि जो देश ए है वो देश बी के मुकाबले एक्स और वाई दोनों की दोनों कमोडिटीज़ ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और जो देश बी है उसको दोनों ही कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में एक्स और वाई दोनों ही कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होती है, ठीक है। यानी कि देश बी दोनों ही वस्तुएं देश ए के मुकाबले उत्पादित करने में कम निपुण है और देश ए एक्स और वाई दोनों ही वस्तुएं प्रोड्यूस करने में देश बी के मुकाबले अधिक निपुण है, मोर एफिशिएंट है। तो तब भी इन देशों के बीच में ट्रेड हो सकता है। डेविड रिकार्डो का कहना है कि तब भी इन देशों के बीच में ट्रेड हो सकता है और ये जो ट्रेड होगा ये दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। तो अगर हम कहा जाए तो ये जो लॉ है जो डेविड रिकार्डो ने दिया है, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये अभी तक अनचैलेंज्ड है। अब कैसे एक देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में अधिक निपुण होने के बावजूद और दूसरा देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में कम निपुण होने के बाद या अकुशल होने के बाद भी दोनों ट्रेड कर लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, इसको हम इस थ्योरी के अंदर पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। और ये जो चीज़ है ये उसी बात पर आधारित है जो एडम स्मिथ ने कही थी। देखिए एडम स्मिथ ने क्या कहा था, बहुत ही सिंपल से ट्रुथ के साथ शुरू करता है कि दो देश है, मान लीजिए यूएस और यूके, और ये दोनों देश आपस में ट्रेड करेंगे। दोनों देश आपस में ट्रेड तब करेंगे जब ये ट्रेड दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, ठीक है। यानी कि जब ये ट्रेड दोनों देशों को लाभ पहुंचाएगा तभी दोनों देश ट्रेड करने के लिए राजी होंगे, अदरवाइज वो ट्रेड नहीं करेंगे। मान लीजिए दोनों में से किसी एक देश को, पहले यूएस को मान लेते हैं, इसको कोई लाभ नहीं होता, नो गेन, या इसको हानि उठानी पड़ती है, तो यूएस क्या करेगा, ट्रेड करने से मना कर देगा। ठीक इसी तरह से अगर यूके को कोई गेन नहीं होता, ठीक है, कोई लाभ नहीं होता या इसको हानि उठानी पड़ती है, तो यूके भी ट्रेड करने से मना कर देगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की तरह ही कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी भी कुछ अजम्पशन पर आधारित है, कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो ये मान्यताएं क्या है, देखिए कुछ मान्यताएं तो वही है कि दो देश हैं, मान लीजिए ए और बी, और दोनों के दोनों देश दो दो वस्तुएं उत्पादित करते हैं एक्स और वाई। ट्रेड फ्री है। ट्रेड फ्री का मतलब ये है कि जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर किसी तरह से कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, कोई टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर वहाँ पे नहीं लगाते। इसका मतलब ये है। फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि वो मुफ्त में चीज़ें एक दूसरे से लेते देते हैं, ये मतलब नहीं है। फ्री ट्रेड का मतलब है कि किसी तरह का कोई व्यापार प्रतिबंध नहीं है। जो चौथी अजम्पशन है वो लेजिज फेयर पॉलिसी की है। इसका मतलब ये है कि सरकार का काम जो है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को या इकोनॉमिक पावर्स को जो है मार्केट फोर्सेस को वो कंट्रोल नहीं करेगी। हम यहाँ पर कहेंगे मार्केट फोर्सेस को वो कंट्रोल नहीं करेगी, ठीक है। जो पांचवी अजम्पशन है वो ये है कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर विद इन नेशन बट इमोबिलिटी बिटवीन दी टू नेशंस। इसका मतलब ये है कि जो लेबर है वो एक देश के अंदर तो गतिशील है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकती है, ठीक है, लेकिन दो देशों के बीच में वो गतिशील नहीं है। यानी कि एक देश के श्रमिक दूसरे देश में नहीं जा सकते, दूसरे देश के श्रमिक एक देश में नहीं आ सकते। तो ये अजम्पशन यहाँ पे ली गई है। और आपको बता दूं कि इस अजम्पशन को हटाने पर भी एक थ्योरी बनती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगली जो अजम्पशन है, अगली मान्यता है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो उत्पादन की लागतें हैं वो स्थिर रहती है, यानी कि हर बार जो जैसे जैसे प्रोडक्शन किया जाता है उसकी उतनी ही कॉस्ट आती है हर यूनिट की, एक ये मतलब बनता है इसका। और सातवीं जो इसकी मान्यता है वो ये है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि ट्रांसपोर्टेशन की कोई कॉस्ट नहीं है। देखिए कुछ मान्यताएं तो इसलिए ली जाती है कि हम एक कम्प्लेक्स कंसेप्ट को ईजिली समझ सके, ठीक है, तो सारी की सारी मान्यताएं सच नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उस थ्योरी को आसानी से समझने के लिए हम उन मान्यताओं का सहारा लेते हैं।
और जो आठवीं जो मान्यता है इसकी, एट्थ अजम्पशन है, वो ये है नो टेक्निकल चेंज। किसी भी तरह की कोई टेक्निकल चेंज नहीं होता, यानी कि कोई इनोवेशन नहीं होता। जैसी कहने का मतलब ये है कि उस समय की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसी का यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाता है, बस ये मतलब है इसका। और नौवीं अजम्पशन इसकी ये है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो श्रम है वो उत्पादन का एकमात्र साधन है, और किसी वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो वो श्रम की वजह से होती है। यानी कि मान लीजिए किसी बढ़ई के पास लकड़ी है और उस लकड़ी की वो चेयर बना दे, तो लकड़ी मान लीजिए 100 रुपये की है और चेयर मान लीजिए बनने के बाद 500 रुपये की बन जाती है, तो जो 400 रुपये की जो वृद्धि हुई है वो लेबर की वजह से हुई है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का मतलब ये है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है। मान लीजिए दो देश है ए और देश बी, ये दोनों के दोनों देश दो दो वस्तुएं उत्पादित करते हैं। जो देश ए है, ये वाला देश, ये दोनों की दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में, यानी एक्स और वाई दोनों वस्तुएं देश बी के मुकाबले प्रोड्यूस करने में अधिक कुशल है, अधिक निपुण है। यानी कि देश बी के मुकाबले देश ए दोनों की दोनों वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकता है देश बी के मुकाबले। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश ए को दोनों ही वस्तुओं के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं कंपैरेटिव एडवांटेज की, लेकिन यहाँ पर लिखा है एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये आपको ध्यान रखना है। ये कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे है उसकी भी बात करेंगे। तो देश ए है, उसको दोनों के दोनों कमोडिटी के प्रोडक्शन में, एक्स और वाई के प्रोडक्शन में देश बी के मुकाबले वो ज़्यादा कुशल है, तो उसको दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और जो देश बी है वो देश ए के मुकाबले दोनों की दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में कम निपुण है, ठीक है, लेस एफिशिएंट है। तो दोनों की दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में इसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात की गई है देश ए के मामले में, और देश बी के मामले में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की बात की गई है। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करेंगे कि देश ए को दोनों ही कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में, एक्स और वाई के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सर्कल के साइज से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश ए को एक्स कमोडिटी के वाई कमोडिटी के मुकाबले एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज ज़्यादा है, ठीक है। देश ए को एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज ज़्यादा है बजाय वाई के, ठीक है। तो देश ए की एब्सोल्यूट एडवांटेज वाई एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज़्यादा है, वाई के प्रोडक्शन में कम है। तो यही इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में है, ठीक है ना। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये हुआ कि हमने दोनों की दोनों एब्सोल्यूट एडवांटेज की तुलना की है, इसीलिए इसको कंपैरेटिव एडवांटेज कहा जाता है। दोनों की दोनों एब्सोल्यूट एडवांटेज की तुलना की है और हमने देखा कि एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज ज़्यादा है एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में। तो ये कहा जाएगा कि देश ए की कंपैरेटिव एडवांटेज एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में है। वहीं पर अगर हम देश बी की बात करें तो हम देखेंगे कि देश बी को दोनों ही कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, ठीक है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज दोनों में से किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में कम है? डिसएडवांटेज यानी कि हानि, जिसमें कम हानि होगी उसी को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देश बी की एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज़्यादा है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, और वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम है। तो कहने का मतलब है कि ये जो वाई कमोडिटी है इसके प्रोडक्शन में इसको कंपैरेटिव एडवांटेज है, ठीक है। यानी कि वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में उसको तुलनात्मक हानि कम है, उसकी एक्स कमोडिटी के मुकाबले वाई कमोडिटी को वो कम हानि पर प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश बी को वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज है, ये वाली, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो देश ए है
वो एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा क्योंकि इसकी कंपैरेटिव एडवांटेज एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में है, और देश बी वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा क्योंकि इसकी कंपैरेटिव एडवांटेज वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में है और वो वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में व्यापार होगा। और व्यापार कैसे होगा कि जो देश ए है वो देश बी को एक्स कमोडिटी एक्सपोर्ट करेगा और देश बी देश ए को वाई कमोडिटी एक्सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से जो ट्रेड होगा वो दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ तो हमने ग्राफिक्स के जरिए इसको समझने की कोशिश की है और बहुत सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। एक हाइपोथेटिकल टेबल से, एक न्यूमेरिक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह का एग्जांपल हमने जब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी डिस्कस की थी इंटरनेशनल ट्रेड की, वहाँ पर भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो देश है यूएसए और यूके। दोनों के दोनों देश दो दो वस्तुएं प्रोड्यूस करते हैं, दो दो वस्तुएं उत्पादित करते हैं, वीट और क्लॉथ। यहाँ पर बताया गया है कि वीट प्रोड्यूस करने में, ठीक है, एक बोरी वीट एक यूनिट जो है लेबर प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पर लेबर की जो यूनिट है मैन आवर में दिखाई गई है। और ऐसे ही यहाँ पर कपड़ा प्रोड्यूस करने की 1 मीटर या 1 गज लगा लीजिए आप, स्क्वायर गज जो है वो कपड़ा प्रोड्यूस करने में, यहाँ पर प्रति स्क्वायर गज कपड़ा प्रोड्यूस करने में कितनी लेबर की ज़रूरत पड़ती है पर मैन आवर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि यूएसए में 1 यूनिट लेबर 6 यूनिट वीट प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि 1 यूनिट लेबर 6 यूनिट वीट प्रोड्यूस कर सकती है। और वही 1 यूनिट लेबर अगर कपड़ा प्रोड्यूस करे तो 4 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस कर सकता है, 4 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे ही अगर यूके की बात करें तो 1 यूनिट लेबर केवल 1 यूनिट वीट प्रोड्यूस कर पाती है। और कपड़े की अगर बात करें तो यूके में 1 यूनिट लेबर 2 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर पाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो यूएसए है वो दोनों की दोनों कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करने में यूके के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट है, वीट प्रोड्यूस करने में भी और क्लॉथ प्रोड्यूस करने में भी यूके के मुकाबले मोर एफिशिएंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूएसए को दोनों ही कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और यूके को दोनों ही कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। तो यूके को दोनों ही कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होते हुए भी यूके यूएसए के साथ ट्रेड कैसे कर सकता है और ये ट्रेड दोनों के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, ये सवाल यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। देखिए, मान लेते हैं कि यूके को 6 यूनिट वीट की ज़रूरत पड़ती है, यूके को 6 यूनिट वीट की ज़रूरत पड़ती है, 6 यूनिट गेहूं की ज़रूरत पड़ती है। और अगर 6 यूनिट गेहूं यूके घर में प्रोड्यूस करता है यूनाइटेड किंगडम, तो उसको कितनी लेबर चाहिए? 6 यूनिट लेबर चाहिए। लेकिन अगर यूके इस 6 यूनिट लेबर का इस्तेमाल कपड़े के प्रोडक्शन के लिए करे, 6 यूनिट लेबर का इस्तेमाल कपड़े के प्रोडक्शन के लिए, तो कितना कपड़ा प्रोड्यूस कर सकता है? 12 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट लेबर 2 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो 12 यूनिट कपड़ा यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो यूके है उसके लिए कपड़े का प्रोडक्शन करने में, कपड़े के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करने में ज़्यादा बेनिफिट है। अब मान लो दोनों के दोनों देश सोचते हैं कि ट्रेड किया जाए एक दूसरे के साथ, और यूएसए क्या करता है कि 6 यूनिट वीट यूके को दे देता है और बदले में उससे 6 यूनिट कपड़ा ले लेता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूके ने 6 यूनिट कपड़ा यूएसए को दे दिया है, फिर भी इसके पास 6 यूनिट कपड़ा अभी बचा हुआ है और साथ में 6 यूनिट वीट भी है। 6 यूनिट कपड़ा है यहाँ पर, साथ में 6 यूनिट वीट भी है, 6 यूनिट गेहूं भी यहाँ पर है इसके पास। और अगर यूएसए की बात करें तो देखिए, यूएसए में 1 यूनिट लेबर 6 यूनिट वीट प्रोड्यूस कर पाती है। अगर वो इस 1 यूनिट लेबर का इस्तेमाल कपड़े के प्रोडक्शन में करता तो वो 4 यूनिट कपड़ा ही प्रोड्यूस कर पाता।
लेकिन इसने क्या किया कि इस 1 यूनिट लेबर का इस्तेमाल 6 यूनिट वीट प्रोड्यूस करने में लगाया और इस 6 यूनिट वीट को यूके को दे दिया, ठीक है, और बदले में उससे 6 यूनिट कपड़ा ले लिया। तो यहाँ पर उसके पास अब 1 यूनिट लेबर से कितना कपड़ा आया, 6 यूनिट कपड़ा आ गया है। अगर घर में प्रोड्यूस करता तो 4 यूनिट कपड़ा आता। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यूएसए का गेन है, यूएसए का गेन कितना हुआ, 2 यूनिट कपड़ा, ठीक है ना, 2 यूनिट कपड़ा, क्योंकि घर में वो 4 प्रोड्यूस कर पाता, अब उसको 6 मिला तो 2 का फ़ायदा हुआ, 2 यूनिट क्लॉथ का उसको गेन हुआ है। और अगर यूके की बात करें यहाँ पर तो उसको कितना, 6 यूनिट कपड़े का गेन हुआ है। तो इस तरह से हम दोनों के गेन्स की बात करें यहाँ पे, ये देखिए यूएसए का गेन कितना है, 2 यूनिट कपड़ा, और यूके का गेन कितना है, 6 यूनिट कपड़ा, और टोटल गेन कितना हुआ यहाँ पे, टोटल गेन हुआ है 8 यूनिट कपड़े का। 12 माइनस 4, 12 में से ये वाला 4 यहाँ पर घटा दिया जाएगा, तो 8 यूनिट कपड़े का टोटल गेन हुआ है। और उस गेन को इन्होंने बांट लिया है, 2 यूनिट यूएसए के हिस्से में गया है और 6 यूनिट यूके के हिस्से में गया है। अब यूएसए ने 2 यूनिट ही क्यों लिया, 3 यूनिट या 4 यूनिट क्यों नहीं लिया, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। इस मामले में यहाँ पर कोई बात क्लियर नहीं की गई है। बस यहाँ पर हम इतनी सी बात डिस्कस कर सकते हैं कि इनकी ट्रेड करने की लिमिट क्या हो सकती है। देखिए, अगर यूएसए ने 5 यूनिट कपड़ा लिया होता, 5 यूनिट कपड़ा लिया होता 6 यूनिट गेहूं देकर यूके से, तो क्या यूएसए ट्रेड करता? हाँ करता, क्योंकि ये इसके लिए बेनिफिशियल रहता, ठीक है ना। ये मैंने उल्टा लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये जो 5 यूनिट कपड़ा है ये 4 यूनिट से ज़्यादा है। अगर यूएसए 6 यूनिट गेहूं देकर केवल 4 यूनिट कपड़ा इंपोर्ट करता तो क्या ये यूएसए के लिए बेनिफिशियल होता? जी नहीं, क्योंकि 4 यूनिट कपड़ा तो वो घर में ही प्रोड्यूस कर सकता है इतनी लेबर से, तो उसे ट्रेड करने का क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको नो गेन हुआ। और अगर वो 3 यूनिट कपड़ा इंपोर्ट करता यहाँ से तो उसको क्या होता, लॉस हो जाता। 3 यूनिट कपड़ा अगर वो इंपोर्ट करता तो उसको क्या होता है, यूएसए को लॉस। ठीक इसी तरह से अगर हम यूके की बात करें, अगर यूके को ये 12 के 12 यूनिट कपड़ा देना पड़ जाए यूएसए को 6 यूनिट वीट के बदले, तो क्या यूके को कोई फ़ायदा हुआ? जी नहीं, यूके को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर उसको 12 यूनिट कपड़ा 6 यूनिट वीट के बदले देना पड़ जाता है तो यूके को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नो गेन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आकर यूके ट्रेड करने से मना कर देगा, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पर आकर ये जो हमने बात की है 4 यूनिट कपड़े वाली, ठीक है ना, इस पर आकर यूएसए रिफ्यूज़ कर देगा ट्रेड करने से मना कर देगा, क्योंकि यहाँ पर आकर ये ट्रेड यूएसए के लिए बेनिफिशियल नहीं है और यहाँ आकर ये वाला ट्रेड इस वाले पॉइंट पे यूके के लिए बेनिफिशियल नहीं है। दोनों के दोनों देश कब ट्रेड करेंगे? देखिए, ये ट्रेड दोनों के लिए बेनिफिशियल कब होगा? जब यूएसए को 4 यूनिट से ज़्यादा कपड़ा मिले, ठीक है। वो 5 यूनिट भी हो सकता है, 6 यूनिट भी हो सकता है, 7 यूनिट भी हो सकता है। 4 यूनिट से ज़्यादा कपड़ा मिले 6 यूनिट वीट देने के बदले, 4 यूनिट से ज़्यादा कपड़ा मिले, ठीक है ना। यहाँ पर मैं 5 लिख लेता हूँ, 5 से आगे 6 भी लिख सकते हो आप, 7 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, कहाँ तक, ठीक है। अब यूएसए तो चाहता है कि 12 के 12 यूनिट मिल जाए, ठीक है, लेकिन यूके 12 के 12 यूनिट तो देगा नहीं। तो यूके को ये ट्रेड कहाँ तक बेनिफिशियल होगा? जब यूके को 6 यूनिट वीट के बदले, 6 यूनिट वीट के बदले कितना कपड़ा देना पड़े? 12 यूनिट से कम, ठीक है ना। तो ये कपड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और ये कितना होना चाहिए? 12 यूनिट से कम, 12 यूनिट से कम। तो 12 यूनिट से कम ये 11 यूनिट भी हो सकता है, ये 10 यूनिट भी हो सकता है, ये 9 यूनिट भी हो सकता है, ये 8 यूनिट भी हो सकता है, ये 7 यूनिट भी हो सकता है, ये 6 यूनिट भी हो सकता है, ठीक है, ये 5 यूनिट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कितना होगा? वो 10 यूनिट देगा, 9 यूनिट देगा, 8 यूनिट देगा, 7 यूनिट देगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों देशों के बीच में टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, ठीक है। तो ये थी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी, जो कि लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज पर बेस्ड है। डेविड रिकार्डो ने इसको दिया था और अभी तक का अनचैलेंज्ड लॉ है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा
और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम।